बिजनेस में 13 साल की उम्र में आने में जो मिस्टेकें लोग 20-22 में समझ पाते हैं, तब तक हमारा वो मैच्योरिटी लेवल आ गया। 6 बॉल है, अगर आप बल्ला नहीं घुमाओगे तो आउट नहीं होगे, लेकिन बल्ला नहीं घुमाओगे तो रन भी नहीं बनेंगे। तो आउट के डर से बल्ला नहीं घुमाना। इंडिया में चाय एक प्रोडक्ट नहीं है, एक हैबिट है, ठीक है। तो ऐसे सेगमेंट में आप कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी कैसे जीतते हो? मतलब अगर कोई किराना स्टोर में जा रहा है कोई कस्टमर, तो वो सिर्फ सूर्या गोल्ड टी ही क्यों मांगे या वही क्यों पिए? लोगों ने कहा कठिन है इसलिए मैं नहीं करूँगा, और मैंने कहा कठिन है इसलिए हर कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे करना है। हम जहाँ पे आ गए हैं, दुनिया के 90% लोग इस 90% इस जगह पे नहीं पहुँच पाते। सर, जो भी नए स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि उनका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिक जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब कोई दुकान में हम जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, तो वहाँ पे किराने वाले को कन्विंस करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ उसके पास तो 20 ब्रांड ऑलरेडी पड़े हैं। तो आप अपना ब्रांड लेके वहाँ कैसे? सबसे ज़बरदस्त टास्क यही रहता है, वो बेचारे के पास सोचने का टाइम नहीं है। किराने वाला अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच नहीं पा रहा, तुम्हारा वो नया प्रोडक्ट कहाँ से रख लेगा, ये क्वेश्चन बना रहता है। देखो, उसी बीच में अपनी बात कैसे रखना है वो आपको आना चाहिए। और आपके प्रोडक्ट में तो मैन्युफैक्चर, दो साइकिल के दो पहिए हैं भाई साहब। एक आपका अच्छा प्रोडक्ट बना लेना और एक माल बेच लेना। पहले टाइम ऐसा था कि आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना कठिन था और माल बेचना सरल था। अब टाइम उल्टा है। अब आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप ऑनलाइन सारी जानकारी ले सकते हैं। पैसा मुझे 10 करोड़ रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, आप एक इंडस्ट्री डाल लो, तुरंत 25-50 करोड़ इजीली आपको फाइनेंस हो जाएगा। लोगों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है, लेकिन सेलिंग पार्ट कठिन है। तो सेलिंग पार्ट के लिए जिसका अगर नेटवर्क अच्छा है, रिलेशन अच्छे हैं, वो लोग तो सर्वाइव कर लेते हैं। नए व्यक्ति को इसके लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, उसको उस तरीके से मार्केटिंग करना चाहिए, सोशल मीडिया तरीके से, वो उस तरीके से आएगा। पहले हम लोग जब व्यापार करते दो तरीके होते थे, या तो दुकानें बढ़ा लो या जो ले रहा उसको ज़्यादा माल दे दो। अब तीसरा तरीका पैदा हो गया नया। अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी क्वालिटी को बता के और फिर प्रेजेंट करके आप बिजनेस ले सकते हैं। ठीक है। तो नए लोगों को तो भी उसके बाद मार्केट निकल के अपने रिलेशन बना के, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, पत्थर पे भी पानी की बूंद गिरती रहती है तो छेद हो जाता है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना पड़ेगी। मतलब मैं कई बार ऐसी परिस्थिति बनी जिस जगह से बाहर जाने की बारी होती है उसी समय मंजिल समझो नज़दीक होती है। तो कई बार यूथ यहाँ भी गड़बड़ कर देता है। तो हम बिजनेस में इस चीज़ पे रखते कि लगे रहो, वो रिजल्ट आपको दे देगा। तो सर, जब आप इसको लेके गए थे किसी किराना स्टोर, तो आपने कैसे कन्विंस किया था? हमको दिक्कत आई 2007 में जब हमने माल रखा। लोग हमें जानते थे इसलिए लोगों ने ले लिया। अब बिके कैसे? क्वालिटी में भी उस समय उतना, पैकिंग वगैरह सारी चीज़ हम भी नए थे। 2011-12 तक हमको ये लगने लगा कि भाई आपको माल दे दिया, एक बार आपको दे दिया, एक बार आपको दे दिया, अब अगले बार आप नहीं ले रहे हो, अब सब खत्म हो गया। फिर कहीं कुछ ऐसा लग रहा, कुछ मिस्टेक हो रही है। फिर थोड़ी थोड़ी सी वर्किंग अपने में चेंज करी। फिर वही बात याद आई कि यार हम जहाँ पे आ गए हैं, दुनिया के 90% लोग इस 90% इस जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं। इधर से वापस जाना, 90 से 0 जाना सरल है या 90 से 100 पे जाना, तो वो थोड़ा थोड़ा पे काम किया। मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक पार्टी को मैंने माल भेजा 32 थैले चाय, 32 थैले चाय भेजी, और 1 महीने बाद हमने कॉल किया, उसने कहा भैया वहाँ पड़ी, अभी वहाँ से नहीं आए। फिर 2 महीने बाद कॉल किया, भैया अभी बोला है कल परसों में उतरने वाली है। लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर, सवा 200-250 किलोमीटर दूर था वो। फिर चाय पहुँची। फिर अब पैसे के लिए बात आई। बिल देख के 2 महीने तो हो गए, अब बोल तो सकते ही नहीं है। अब अभी तो चाय खुली है। फिर 2 महीने बाद कॉल किया, अब भैया अभी बिक नहीं रही। फिर 2 महीने, एक आध महीने बाद कॉल किया, तो लगभग 5-6 महीने हो गए। अब खबर वहाँ से आ गई, भैया आपकी चाय नहीं बिक रही। और हमने उसको वॉल क्लॉक भी भेजी, सब चीज़ें भेजी, मतलब बिल्कुल जैसे एक बारात जाती वैसे सारे गिफ्ट आइटम वगैरह अच्छे से माल बिके। अब हमने कहा ठीक है, आप ऐसा करना, हम माल उठवा लेंगे। फिर हमने 6-7 महीने बाद अपनी महिंद्रा की पिकअप गाड़ी भेज के माल उठाया।
मतलब जिसको माल भेजने में हमने खर्चा, माल भेज नहीं पा रहे थे, वहाँ हमने 250 किलोमीटर दूर गाड़ी भेज के माल उठाया। सिर्फ आखिरी में एक लाइन बोल दी कि भाई कोई गलती से अगर डिमांड आ जाए, 3 बैग बिके, 29 वापस आ गए, 3 बिके, तो आप वो आइटम बुला लेना। उसने एक एक बैग करके चाय बुलाना चालू करी, और वो जगह 3000 पॉपुलेशन की जगह है, और आज मेरी 800 किलो चाय वहाँ पे बिकती है महीने की। तो वो मुझे नहीं पता था कि मैंने उस दीपक जब जल रहा था तो उसमें हवा के चारों तरफ से आ रहे थे, लेकिन वो एक बत्ती जल रही थी, वो फिर से फ्लेम बनेगा, तो वो चीज़ को काम किया। इसलिए कई बार ऐसी वो दिक्कतें आती है, तो उस बीच में भी आशा की किरण जगा के रखते हैं, और वो उस चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं कि ये सूखा आइटम है। हाँ। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कुछ, लेकिन इस पैकेट में एक सा माल देना, अलग अलग गार्डन की चाय देना, वो टिपिकल टास्क रहता है। तो इस पैकेट के अंदर लगभग 30-35 गार्डन की चाय मिली हुई है, और वो 30-35 गार्डन सेलेक्ट करना वो कठिन रहता है, लेकिन काम सूखा है, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है इसमें। तो वो चीज़ को एक अच्छा प्राइस पे बेचना और एक अच्छा माल भरना, दोनों के बीच में गैप कम रहता है। तो हमने माल अच्छा बनाया, और हम अगर हमने ज़्यादा ले लिया पैसा, तो ब्रांड उस पर, अगर किसी प्रोडक्ट को चलाना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। या तो जैसे सामने वाला प्रोडक्ट आपका सेम रेट पे है, तो आपको उससे अच्छी क्वालिटी देना पड़ेगी, और अगर आपका रेट कम है, तो आपको फिर अगर सेम क्वालिटी देते हो तो आपको रेट कम रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छी क्वालिटी या तो अच्छा प्राइस। हाँ, मतलब आपका क्वालिटी अगर दोनों की सेम है तो प्राइस डाउन रखना पड़ेगा, और क्वालिटी अगर रेट सेम है तो आपको प्राइस अप रखना पड़ेगा। हाँ, अगर रेट सेम है तो आपको क्वालिटी अप रखना पड़ेगा। इस तरीके का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाती है। कई बार मार्केट में मतलब हमें क्वालिटी अच्छी देना है, ये विजन से कभी पैसा नहीं बचता है, कभी बच जाएगा। ग्राहक हमारे साथ है, दुकानदार हमारे साथ है, तो हर दिन सूर्या के साथ होगा, कोई टेंशन नहीं है मार्जिन का। तो सर इसकी चाय पत्ती आती कहाँ से? मतलब ये आसाम, सिलीगुड़ी वगैरह से आती है। पूरा वहाँ पे इसके गार्डन है, और कुछ साउथ से आती है, लेकिन जो हमारी चाय है वो पूरा हम आसाम बेस लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आसाम की चाय का स्वाद अच्छा होता है, कलर अच्छा आता है, इस हिसाब से अपने एरिया में आसाम की चाय चलती है। तो मतलब वहाँ पे आपने सप्लायर ढूंढ के रखे हैं कि आप एक ओपन ऑक्शन सिस्टम होता है। अच्छा। हाँ, या वहाँ से सैंपल आते हैं, या हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में भी लंबा जर्नी रहती है, लगभग लंबा एक्सपीरियंस रहता है, कुछ एक्सपर्ट्स से लेते हैं हम एडवाइस। अच्छा। वो जाके फिर प्लानिंग करके, बैग की अच्छी मेहनत है। एक बार का किस्सा, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मतलब यूथ भी चाहता है बिजनेस करना, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 महीने आसाम में कोई फैक्ट्री में काम किया, जबलपुर का था, तो हमारे ही ऐसा लगता था। अच्छा। हाँ, थोड़ा लंबा था। तो वो आया फैक्ट्री में जॉब के लिए हमारे यहाँ, कि भैया जॉब करना है। और हम भी उस समय लगभग 14-15 साल, मतलब लगभग 7-8 साल हुए थे व्यापार के। तो उसने इतनी जल्दी आके पूरे चैनल में इन्वॉल्वमेंट ले लिया। अच्छा। 8 दिन में, मतलब वो टेस्टिंग पार्ट पे भी, पैकिंग पार्ट पे भी, और वो ये समझ में नहीं आ रहा था इससे हर चीज़ कैसे बन रही है। ओके। हाँ, और हर चीज़ उससे बन रही थी। 8 दिन बाद वो आके मेरे केबिन में बोलता है, भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद अपना चाय का बिजनेस करना चाहता था, इस कारण मैंने आपके यहाँ एंट्री ली, लेकिन ये 3 भाइयों की इतनी मेहनत देखी और ये चाय का व्यापार इस तरीके से टेस्टिंग देखी, तो मुझे समझ में आ गया मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, लेकिन क्या उस समय भाई मार्केट भी हम जा रहे हैं, मेरा भाई टेस्टिंग कर रहा है, इतने लोगों की टीम है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव ये चल रहा था कि यार लोग आपके साथ टीम जुड़ी है, तो उनको कैसे मैनेज करना, वो सारी चीज़ें देख रहा था। इतना कहता मैं अकेले कर नहीं सकता हो जाके। तो इसलिए वो बिजनेस ऐसा है कि टीम वर्क रहता है। लेगेसी पेरेंट्स भी पहले से जुड़े हुए हैं, पिताजी वगैरह का भी एक्सपीरियंस रहा है, और हम चाय पहले से बेचते रहे हैं, तो वो सारे जैकपॉट खुलते गए। हाँ, तो वो एक क्रम मिलता गया, तो चीज़ें हो गई। हाँ, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होती है? यही होती है। हाँ। जैसे ये चाय पत्ती है, तो इसमें 32-33 बागानों से आते हैं, तो आप हर बार ऐसे क्या करते हो कि जो स्वाद है वो हमेशा सेम रहे? 32-33 बागान नहीं, बागान तो बहुत सारे हैं। हाँ। मतलब एक ब्लेंड में इतने गार्डन तक मिक्स हो जाते हैं,
तो वो मतलब जो एक ये आपके सामने चाय का पैकेट जैसे सूर्या का आया, इसमें अलग अलग किस्म के 30-32 किस्म की चाय हैं। अच्छा। हाँ, ओके। अब कोई चाय टेस्ट अच्छा दे रही है, हाँ कोई कलर अच्छे दे रही है, हाँ। कोई उस चाय को अच्छा रखने पे काम कर रही है, हर अपनी प्रेजेंस शो करता है। जैसे हमने 32 किस्म के गार्डन में एक गार्डन भी गड़बड़ कर लिया तो वो नमक बोलता है ना जैसे भोजन में, वैसा वो गड़बड़ वाला भी बोलता है और अच्छा वाला भी बोलता है। तो वो और एक और सेकंड बात कि आपको हर बार टेस्टिंग करना पड़ेगी। जैसे आपने परहैप्स कोई दूसरा प्लांट डाला, आपने मसाले का प्लांट डाला, आपने नमकीन का प्लांट डाला, आपने डेयरी डाला, आपने फार्मूला सेट हो गए, आप वैसे तरीके से काम कर सकते हो हर कोई के। यूएसपी बन गई, मेडिसिन में आपकी बन गई। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में आप लगे रहोगे, करते रहोगे तो आपकी जीत है। आपको हर बार उतना उस पैकेट के उस क्वालिटी को देने के लिए उतनी मेहनत करना पड़ेगी। और वो एक टास्क, मतलब ये जो थंब लाइन थी, इसके कारण मुझे चाय का बिजनेस करने का जुनून आया। लोगों ने कहा कठिन है इसलिए मैं नहीं करूँगा, और मैंने कहा कठिन है इसलिए हर कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे करना है। तो दोनों थॉट्स वो अलग थे, और वो कारण से मतलब जैसे अपन कोई खेत से गेहूं वो अपने यहाँ आते हैं, अब वो गेहूं अभी का अलग है, 3 महीने 6 महीने बाद वाला का अलग है। तो वैसे फसलें भी ये चेंज होती हैं। तो उस कारण अभी जो चाय आ रही है उसी गार्डन से 15 दिन बाद जो चाय आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो उस पर काम टेस्टिंग करके, मतलब हर पैकेट तैयार होने के पहले टेस्टिंग होती है, हर चाय परचेस करते तब टेस्टिंग होती है, और फिर दोनों का एक अच्छा मेल बना के एक सा हमेशा उस पैकेट में टेस्ट जाए, जो आपको घर में चाय का जो प्याला सूर्या का वो कहे कि वाह ये पहली वाली सूर्या जैसी है अच्छी, तो वैसा हमारा चलेगा। आपको कैसे पता चलता है कौन सा टेस्ट जाना है? मतलब वो आपका मतलब ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव रहता है कि कस्टमर्स के बेसिस पे? जो हम अभी देते आए हैं वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हमारे साथ ये रहता है कि वो टेस्ट ही हमेशा चला जाए, क्योंकि अगर हमने अगर कुछ टेस्ट में चेंज किया, जो ले रहा है वो भी चेंज हो सकता है, और नया वाला तो को लाने के लिए हम इसी टेस्ट में उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब जब शुरू में आया था तो आप पहले दिक्कत ट्राई करते थे ना? दिक्कत गई है। हाँ, ये यस वो तो करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। हाँ, तो मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे सूर्या गोल्ड टी रखी है मैंने यहाँ पे 2 और कॉम्पिटिटर रख दिए। कोई एक न्यूट्रल ऑडियंस है, तो वो तीनों में से किस बेसिस पे डिसाइड करेगी? मतलब पैकेट तो एक चीज़ हो गई, मतलब अगर वो तीनों चाय कप रखे हैं उसके पास, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगी? बना हुआ कप। हाँ, बना हुआ चाय का बना हुआ कप। उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें चाय अगर वो किस सेगमेंट का ग्राहक है, वो कैसी पसंद करता है, कोई लाइट पसंद करता है, कोई कड़क। एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, हर ग्राहक का भी स्वाद अलग अलग है। आप ही के घर में कहो भाभी साहब को मुझे कड़क चाय चाहिए, आपको लाइट चाहिए, कोई ठंडी पीता है, कोई गर्म पीता है, बिल्कुल गर्म आई और फिर ठंडी हो जाए तो फिर गर्म चाहिए। तो अलग अलग रहते हैं। तो एक इन सब के बीच का कैसे तालमेल बनाना। हाँ, अपने एरिया में भी आप एरिया वाइज 50 किलोमीटर में ये ब्रांड चल रहा है, अगले 50 में यहाँ, इस तरफ यहाँ, और अब हमको तीनों को कवर करना है। तो वो एक चैलेंज रहता है। तो उस बीच में एक सबको भाई हमारा एकदम कड़क भी ना हो और स्वाद भी अच्छा आ जाए, तो वो चीज़ को मिक्स करके हमारे सूर्या जो रेड पैकेट है वो हर घर में उस लिए जगह बनाई है। मतलब कई लोग इस पैकेट को देख के कहते हैं कि आप इसमें क्या देते हो जो हर किसी को पसंद आती है। मतलब जहाँ भी बाहर भी जाती है चाय, तो लोग, मतलब मैं इसके लिए वो आपकी नज़रों में अतिशयोक्ति होगी, मैं ये कहता था कि अगर हेलीकॉप्टर से हम ये सूर्या चाय का पैकेट लेके जा रहे हैं और जंगल में हमने गिरा दी, तो कोई ना कोई ढूंढते हुए मेरे पास कॉल करेगा कि मुझे सूर्या चाय चाहिए। तो ये पैकेट बोलता है, ये डिज़ाइन इसकी बोलती है, वो इसका एक प्लस पॉइंट था। क्या बात है सर। इंडिया में चाय एक प्रोडक्ट नहीं है, एक हैबिट है, ठीक है? तो ऐसे सेगमेंट में आप कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी कैसे जीतते हो? मतलब अगर कोई किराना स्टोर में जा रहा है कोई कस्टमर, तो वो सिर्फ सूर्या गोल्ड टी ही क्यों मांगे या वही क्यों पिए? क्या इसके लिए सबसे बड़ा क्वालिटी का एक कॉन्सिस्टेंसी, हमेशा कंटिन्यू एक सी क्वालिटी देना, वो एक चैलेंज रहता है चाय में। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम टेस्टिंग में करते हैं। तो वो चीज़ से आज अगर हमारा कस्टमर ने चाय ली तो उसको हमेशा एक सा स्वाद देना, ये चैलेंज रहता है। आज जब हमने बिजनेस चालू किया तो 4-5 साल में ऐसा लगने लगा कि यार
ये कठिन काम है, ये हमको नहीं करना, मुश्किल है। जब हमने उसको देखा कि यार ये कठिन है इसलिए करना चाहिए, तो ये सोच थोड़ा सा उस चीज़ को उसी दूसरे वे में सोचा। तो जब आपका जो क्वेश्चन है कि भाई इंडिया में सबसे चाय ऐसा है, मतलब पानी के बाद अगर दूसरा कोई लिक्विड फेमस है तो वो चाय है। आदमी को नीड वैसी है। तो उसके बाद जब फिर हमने उस पर काम किया, क्वालिटी पे काम किया, तो हमारा ग्राहक जब एक बार हमारा पैकेट लेता है, एक सबसे पहला था पैकेट का अट्रैक्शन बहुत था, जो डिज़ाइन है सूर्या की। मतलब कोई एक्सपर्ट अभी आया 15 साल पहले मेरे फैक्ट्री, उसने जैसे ही पैकेट हाथ लगाया बोलता है ये भैया ये पैकेट कोई कह नहीं सकता यहाँ पैक हो रहा होगा, कोई टियर 1 सिटी में कोई बड़ा कंपनी, कोई MNC का ब्रांड है, पैकेट है, डिज़ाइन है वो। तो ओवरऑल फर्स्ट पैकिंग अच्छा रहा तो कस्टमर हमारा उठाता है, और सेकंड उसके बाद माल हम क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, बीच का किसी प्रकार का गैप नहीं है। आज हम डायरेक्ट खुद अपने इन हाउस टेस्टिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो कॉस्टिंग फैक्टर भी एक अच्छी रेट पे एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय देना, वो हमारा टास्क रहता है, और वो हमने क्वालिटी कंटिन्यू एक सी दे रहे हैं तो वो फुलफिल होता है, तो ग्राहक हमारा सेटिस्फाइड होता है। तो इसलिए कहीं कोई एक बार आप सूर्या पीजिए फिर आप हमारे हो जाएंगे। क्या बात है। तो आपने 13 साल की एज में बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन आज के जो यूथ्स हैं या जेनजीज हैं वो 20-22 साल के हैं, तब भी उनको करियर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको शुरुआत में क्या हसल या चैलेंजेस फेस किए थे जब आप 13 साल के थे? एक वो उम्र ऐसी होती है कच्चे घड़े की तरह, जिस समय हम जैसा चाहें वैसा ढल सकते हैं। ठीक है। और उस समय बिजनेस में आना बड़ा अच्छा रहा, मैं ये कहूँगा। आज यूथ जिस भाषा में समझे, आज वैभव सूर्यवंशी को ले लें, आज सबसे एक इंस्पायर एग्जाम्पल है। जिस एज में बच्चा सोचता है क्रिकेट की, उस एज में वो सेंचुरी मार रहा है। अगर आपने कोई चीज़ की शुरुआत पहले कर ली तो आप जीतेंगे भी पहले। उसी तरीके से बिजनेस में 13 साल की उम्र में आने में जो मिस्टेकें लोग 20-22 में समझ पाते हैं, तब तक हमारा वो मैच्योरिटी लेवल आ गया। बल्कि मैं हंसी मजाक में बात कहता था अपने दोस्तों से, जितना पैसा तुम पढ़ाई में खर्च करोगे और उसका जो तुम सैलरी में कमाओगे, उतना पैसा मैं बिजनेस से अर्न करके उसका डिपॉजिट करके वो पैसा जो तुम्हें सैलरी में मिलेगा वो मुझे उतना मिल जाएगा। तो मतलब वो कैलकुलेशन एक ऐसा था कि भाई, और उसमें हार्ड वर्किंग भी रहती है, एक जोश भी रहता है, वर्किंग आवर्स आपके फिक्स नहीं रहते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा तो मुझे खुद हंसी आ रही है, 8th क्लास की बात है, मैं स्कूल जाता था तो मेरी वाइट शर्ट के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर एक कलर टी शर्ट रहती थी। हाँ, तो दोपहर की जो रिसेस हुई अपनी, उस समय अपना बैग, वो शर्ट हो गई अंदर, बैग लेके आएगा मेरा दोस्त और अपन चले गए शॉप पे। वो शुरुआत रही। तो वो एक ऐसा जुनून रहा बिजनेस के लिए कि अच्छे से करना है। सेकंड, जब कॉलेज के टाइम, अभी मैं एक जगह मुझे कॉलेज में बुलाया गया बच्चों को मोटिवेशन के लिए, वहाँ गया तो मेरे को जिन सर ने कॉमर्स पढ़ाया था, वो सर ने एक बात से इंट्रोड्यूस कराया मुझे। ये वो लड़का है, जब मैं पढ़ाता था तो फाइनल का एग्ज़ाम GS का था, और उस समय मैंने कहा सर मैं 1 घंटे में आऊँगा, मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं बैठूंगा। क्यों? मेरा एक रायपुर का व्यापारी आना है। तो मतलब मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा था मैं पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। वो बात वो सर ने मुझे बताई और सही में वो बात बोली गई होगी। तो वो एक जुनून था, और वो सारे एग्ज़ाम कैसे निकले, क्या हुआ, लेकिन मुझे वो चीज़ लाइफ के, आज अगर मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, तो जो 13 से 20-22 साल की उम्र में मैंने अपने दादाजी पिताजी से बिजनेस के हुनर सीखे, आप सभी से, सबके किसी से जो सीखने मिलता था, देखता था, उससे वो चीज़ें, उस समय आदमी की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है, और उस समय आदमी अपना टाइम कहीं और लगा देता है। हाँ। तो इसलिए यूथ को मैं कहूँगा कि जो आज सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप जो टाइम दे रहे हैं, उसको आप अपने पे काम पे लगाओगे तो आदमी टेंशन रहता है, गाने सुनता है, गाने सुनता तो पैसे किसको मिल रहे हैं? जिसने गाने बनाए, तेरे तो और उल्टे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो वो चीज़ों को सोचना पड़ेगा, आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। तो वो सही एज है, व्यक्ति को अपना एक दिशा सही मिल जाए, और लकली सब जैकपॉट ऐसा खुलता गया कि जिस दिशा में चले तो वो सारी चीज़ें अच्छी वैसी होती गई। क्या बात। हाँ, तो 13 साल की एज मेरी बिगनिंग थी बिजनेस की। 16 साल में मैं मार्केट जाने लगा था, और मार्केट जाके 16 साल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, जब घटनाएं घटती थी
तो उनसे सीखने मिलता था। और 16 साल में एक मेरे सेल्समैन ने एक गड़बड़ कर दिया। उस समय मैं वो देहरी होती है पट्टी जो, जी। उसमें मैंने कसम खाई कि व्यापार अच्छे से करेंगे या पढ़ाई अच्छे से करेंगे। एक अच्छा। ने हाँ, तो कुछ ऐसी घटना घटी, हाँ। तो फिर व्यापार में और अच्छे से लगे और आज मार्केट डायरेक्ट निकलना चालू किया। उसके पहले मार्केट नहीं निकलते थे। तो मतलब मेरे एक सेल्समैन है, उसकी टीवीएस चैम्प पे जाते थे और एक एक काउंटर पे चाय बेची। और आज वो जुनून ने, उस फीलिंग्स ने, उस व्यापारियों के प्यार ने ब्रांड को यहाँ पे खड़ा कर दिया और फिर बीच में सूर्य का उदय हो गया। क्या बात है। सर आपके दोस्त आपसे वो नहीं होते थे कि आप मतलब आप 13 साल के ही हो और आपने बिजनेस कर रहे हो, लेकिन दोस्त अभी वही पढ़ाई नहीं, तो उस समय उनको भी नहीं पता था मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। उनको तो ये लग रहा था ये पढ़ाई में गड़बड़ है। आज भी मेरे साथ डॉक्टर्स वगैरह जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उस समय पढ़ना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बनती गई। पढ़ाई में भी मैं अच्छा था और बल्कि सारी 12th क्लास में सब कुछ बिजनेस भी करना, जवानी भी आ गई, मस्ती भी सारी। तो वो 12th क्लास में बल्कि मैं फेल हो गया। मैथ साइंस उस समय सिंगल पेपर होना चालू हुए, पहले डबल होते थे। तो जब हुआ तो फिर मैं डिप्रेस हो गया कि यार मतलब पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि नीचे मुंडी करके ऐसा बैठा रहता था नर्वस। लेकिन फिर एक मेरे मित्र, आज वो प्रोफेसर है लाल बहादुर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसने कुछ एक मोटिवेशन दिया और फिर ज़िंदगी में एक जैसे गियर चेंज करते ना, अब गाड़ी फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने कॉमर्स से 6 साल नॉन स्टॉप बिना पढ़े पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के एमकॉम किया। मतलब वो पढ़ाई भी एक, जो काम करना वो अच्छे से करना, मस्ती से करना और एक कॉन्फिडेंस रह के, मतलब अंदर से प्रिपरेशन कमज़ोर रही लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस पूरा रहा जो कि आगे हमको ले गया। तो इस तरीके से सारे दोस्त वगैरह। और एक और बात है, हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ा सा था, अब बाकी सबके पास नहीं है, तो वो जो जहाँ है वो अच्छा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो इसलिए वो सारा आज इस मुकाम पे ले आई। जब आप ये बिजनेस कर रहे थे, आपके फ्रेंड सर्किल आपको बोलते नहीं थे तू तो उसमें बिजनेस में लगा है, हम लोगों के साथ टाइम नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? ऐसा नहीं है, वो चीज़ें भी उतने, वो पढ़ाई वाले लड़के थे। अच्छा, तो वो ये सोचते थे कि मैं तो हाँ, कुछ बन जाऊंगा, ये हाँ, कुछ नहीं हाँ, बन हाँ, पाएगा। तो वो पढ़ाई में लगे रहते थे अच्छे से, बल्कि हेल्प करते थे। उनको ये भी लगता था कि यार ये लगा रहता है बिजनेस में, बल्कि स्कूल से मेरा बैग ले आते थे, वो सारी हेल्प करते थे। तो ऐसा वो नहीं है। अब मेरा बिजनेस था, पापा की ज़रूरत थी, शॉप पे मेरी ज़रूरत थी, तो हम वो चीज़ आ गए। बाकी उनके साथ उतना मैं एंजॉय नहीं करता, उतनी मस्ती पे नहीं रहता था, घूमना फिरना वैसा नहीं करता था जो लोग दूसरे करते थे। तो ओवरऑल आपकी रूटीन, मैं तो एक और कहूँगा स्टूडेंट को ये मैसेज जाना चाहिए, आपकी रूटीन व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब फिक्स होनी चाहिए। आपके साथ इतना लोड होना चाहिए, ये नहीं कि पता चले दिन हो रहा है, उसको ही नहीं पता कि सुबह मुझे क्या करना है, हो जाएगा, कर देंगे, वैसी स्टाइल नहीं होनी चाहिए। तो आपके पूरी लाइफ में अगर लोड रहेगा काम का ना, तो आपका रूटीन सेट रहेगी, तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें फिर गेन होती हैं। तो इस तरीके से वो चलता रहा। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो मुकादमगंज ही पहला था आपका स्थान? बहुत अच्छी बात कही, मतलब क्योंकि मैं वहाँ आता जाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे। तो मुकादमगंज का मैं 16-17 साल की उम्र में मार्केट जाने लगा था। मुकादमगंज के मतलब हर होलसेलर अपने आप में एक पितामह है, मतलब वो लोगों को आंखों से स्कैन कर लेंगे। तो कोई, जब मैं नोट लेता था तो मुझे गड्डियाँ ज़्यादा दे देते थे, दो नोट बढ़ा दिए उनने, चेक करते थे कि ये ईमानदार का बच्चा है कि नहीं, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी ने कुछ ज़ोर से बोल दिया जिससे मुझे बुरा लग जाए, मैं रोता हुआ मार्केट से आया। हर सिचुएशन बनी, लेकिन हर सिचुएशन में एक था कि चीज़ों को एक अलग एटीट्यूड से देखना, एक अलग जूम करके देखना कि यार कुछ और भी चीज़ें हैं जो अपन देख रहे हैं उसके आगे भी, और अपने एटीट्यूड को बिल्कुल नहीं लाए ईगो को। ठीक है भाई, हम तो नदी है यार, कोई बड़ा पत्थर है तो साइड से निकल जाएंगे, और छोटा पत्थर है तो ऊपर से निकल जाएंगे। हमें तो बहना है, हमें तो आगे बढ़ना है, हम व्यापारी हैं, तो हमें तो बिजनेस चाहिए, रिलेशन के साथ अच्छे से हम सामने वाले के साथ फेयरनेस से काम करें। ये थॉट से मुकादमगंज में चलते रहे। और मैं तो कहूँगा, आपने मेरी मुकादमगंज का नाम लिया, वो मेरी पहली पाठशाला थी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया वहाँ पे आपको? मैं तो अब लगभग
20 साल 18-20 साल से मैं जाने लगा था। और मतलब यहाँ तक कि मैं 24 किलो की चाय की पेटी भी साइकिल में रख के गया हूँ मुकादमगंज। 24 किलो की? हाँ, तो वो टाइम भी एक, और ऐसा लगता था कि चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं करके देखना है, जब मेरा स्टाफ कर रहा है, जब मेरे साथ के लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये थॉट से करा जाता। कोई चीज़ में शर्म तो किसी चीज़ में रखी नहीं। मतलब एक चीज़ अगर आपने शर्म करी तो फिर व्यापार आप नहीं कर सकते। शर्म मतलब कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, और काम छोटा बड़ा नहीं होता। उस जुनून से काम किया तो मुकदमगंज शानदार लोग वहाँ के आज भी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक पुरानी कंपनी जो वहाँ थी, हाँ, तो क्या आपका जो ये ब्रांड है सूर्या गोल्ड, ये अभी आपने किया है कि इसके पहले आपका कुछ और नाम था? हमारी फर्म दिगंबर एजेंसी के जी नाम जी से थी। जी 1973 में पिताजी और दादाजी ने ये फर्म चालू करी थी, हाँ। और 1989 में मैं बिजनेस में 90 में अप्रॉक्स थोड़ा थोड़ा सा आ गया था। छोटे मोटे काम, माल जमाना, ये सब करना, शॉप पे बैठना, दादाजी टोटल लगवाते थे। तो इस तरीके से उस समय आए। 1997 में हमने एक ब्रांडेड कंपनी का काम किया। 93 में भी दादाजी वगैरह हमारे ब्रुक बॉन्ड वगैरह का काम करते थे पहले, तो ये क्रम चलता रहा। 2000 में हमने 1997 में अनुभव सेल्स के नाम से हमारी फर्म खुली। हाँ, तो दिगंबर एजेंसी अलग थी और अनुभव सेल्स मेरे नाम पे मेरे पिताजी ने फर्म खोली। और फिर उसके बाद उस फर्म में हमने चाय का बिजनेस चालू किया, और 2000 में हमने डेयरी ट्रेड में एंट्री ली। अच्छा, डेयरी। हाँ, तो नोवा का मेरे पास काम आया। जी जी। तो 2000 में हमने नोवा का काम चालू किया। इस तरीके से 2000, और बीड़ी का और हमारा सिगरेट का काम पुराना था आपका। सिगरेट का हमने जैसी चाय का अपना अनुभव सेल्स खुली, हमने सिगरेट का बंद किया। उसके बाद जब 2006-07 में ऐसा लगा कि यार बीड़ी व्यापार से अब हमको बाहर होना चाहिए, तो 2006-07 में हम बीड़ी ट्रेड से बाहर हुए और हमने फिर सूर्या के नाम से अपना ब्रांड चालू किया। अच्छा, हाँ, 6-7। उसके पहले हम ब्रांडेड कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। 2009 में हमारा दिगंबर एजेंसी फर्म को यार थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो एजेंसी मतलब आप लोकल है और वो चाय का पैकेट बाहर जाने लगा। तो 2009 में फिर हमने उसको दिगंबर टी इंडस्ट्रीज कर दिया। दिगंबर टी इंडस्ट्रीज और अनुभव सेल्स 2 फर्में थी। 2020 में ये सोचा दिगंबर टी इंडस्ट्रीज को भी फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करके इसको कंपनी में बदला जाए। तो दोनों फर्मों को हमने मर्ज करके दिगंबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड किया। मैंने कहा आज ब्रांड चलना चाहिए, कंपनी चलना चाहिए, व्यक्ति का नाम नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमने अनुभव सेल्स को भी वहाँ विलुप्त किया, उसको भी ख़त्म किया, और आज दिगंबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा ग्रुप है, और उसका सूर्या गोल्ड सुकूनी ब्रांड है। और आपके जो पहले इसके बिजनेस, जो आपने बोला कि मैंने 2007 में चेंज किया, उस बिजनेस से इस बिजनेस में आप आए, तो वो चेंज करने का क्या था आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक तो सेटिस्फैक्शन मार्केट से हमको पूरा मिलता था। हाँ। लेकिन टोबैको ट्रेड कहीं ना कहीं ये फील कराता था कि ये हेल्थ कॉन्शियस और किसी भी व्यक्ति को मेरे माध्यम से कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है, तो वो एक अंदर से एक सिसक थी कि ये व्यापार से अच्छा कोई व्यापार करना चाहिए। तो वो सिसक ने बार बार हिम्मत देता रहा, और वो हमारा बहुत अच्छा जमाया बिजनेस था। हमारी अर्निंग भी अच्छी थी, और मतलब तो ये सडनली किया आपने? 3-4 साल से सोच रहे थे आप। हाँ। लेकिन वो किस्मत ने साथ दिया, घर के लोग भी सब, अब बड़ा था तो लोगों पे जिद अपनी थोपी, और ये बोला जो होगा देखेंगे, बुरे से बुरा क्या होगा। मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म और एक दीपक लेके मैं चल रहा हूँ। और मतलब जैसे आपके घर में पूरे मरकरी लगी और सब जगह चारों ओर, और एक दीपक लेके ये दीपक उस मरकरी का स्पेस ले पाएगा कि नहीं, ले पाएगा, ये होप ही नहीं थी। लेकिन सबने साथ दिया, भाइयों ने और पिताजी माताजी वगैरह का गाइडेंस रहा कि करो, और एक उद्देश्य अच्छा था, अंदर से भावना अच्छी थी। उस कारण मुझे लगता है कि आज ये सूर्या ब्रांड इस मुकाम पे आ गया। तो आपके साथ फैमिली मेंबर में और कौन कौन जुड़े हुए हैं इसमें? मेरा 2 छोटे भाई हैं। हाँ। एक अभिषेक है, हाँ। वो टी टेस्टिंग करता है। अच्छा, अंकित है, हाँ। वो मार्केटिंग वगैरह का काम देखता है। तीनों भाई हम लोग साथ में व्यापार करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि मैन्युफैक्चर होता है तो बीच में कुछ मिडल मैन भी है कि डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है?
एक चैनल जैसे आज हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, उसके बाद जो मार्केटिंग की टीम है हमारी वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके अलावा बाहर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो चैनल में कस्टमर के साथ पास तो डायरेक्ट आप जबलपुर में 20 लाख प्लस पब्लिक है, हम डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, हर किसी को चैनल की ज़रूरत है। आप किसी भी ब्लिंकिट से ही माल बुलाओगे तो पहुंचाने वाला है। वैसे हमारे शॉपकीपर, हमारे साथी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह रहते हैं जिनके माध्यम से हर जगह ये चाय पहुंचती है। ओके, ठीक है सर। आपकी वेबसाइट पे 2 टाइप के, मतलब 2 बड़े ब्रांड्स हैं, एक सूर्या गोल्ड टी है, एक सुकून प्रीमियम टी है। तो सूर्या गोल्ड टी में जो भी ट्रेडिशनल चाय है वो आती है, एंड सुकून प्रीमियम टी में जो भी प्रीमियम ड्रिंक्स है, चॉकलेट टी और जो भी बाकी टीज रहती है वो है। तो क्या सूर्या की ऑडियंस ने सुकून प्रीमियम टी को एक्सेप्ट किया अभी तक? आपके पापा सूर्या पीते हैं, लेकिन आप चाय फ्लेवर वाली पीना चाहते हो, कैफीन फ्री पीना चाहते हो, किसी ने कहा मुझे कैफीन वाली चाय नहीं चाहिए, वो सब हमने सुकून में लेके आए हैं। ओके। तो इसलिए जेनजी के हिसाब से, न्यू जनरेशन के हिसाब से, तो उसमें हमने प्रीमियम वैल्यूडेड प्रोडक्ट में सुकून पे काम किया है, और सूर्या हमारा ट्रेडिशनल जो पैकेट है और जो कि एक सब में फेमस है, तो सूर्या को उस रूप में रखा है। तो दोनों किस्म के ब्रांड, और दोनों सुकून तो अपने आप में सुकून देता है, और सूर्या सुबह की जो एनर्जी है वो सूर्या से भरपूर है। सूर्या नाम लेने पे आप सबके चेहरे मुस्कुरा गए। वो दोनों नाम ऐसे हैं जो सुबह से लेके सूर्या, शाम का सुकून चांद की रोशनी में, तो वो हमारा है। क्या बात है सर। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ना प्राइस का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर 2 रुपये का भी प्राइस का डिफरेंस होगा ना तो कस्टमर बदल जाता है। तो इस मार्केट में आप मार्जिन और वॉल्यूम कैसे मैनेज करते हो? हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। ओके। एक तो टच आपका, जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे, अभी आपकी कंपनी ये कर रही है, आप किसी 2 बंदे को रख लोगे तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो हम लोग का डायरेक्ट टीम में गैप कम है, तो हमारे सेल्समैन से डायरेक्ट टच है, हमारे जो बीच के एएसएम वगैरह हैं, आरएसएम वगैरह हैं, तो ये सारी टीम एक हमारे डायरेक्ट टच होने से कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम आती है एमएनसी के कंपैरिजन में। तो वो चीज़ में हमको टियर 2 टियर 3 में हमारा कवरेज डायरेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे डायरेक्ट नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोकल में अप्रॉक्स 4000 प्लस आउटलेट पे हमारा डायरेक्ट कवरेज है। ओके। हाँ, हमारे 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो जो डायरेक्ट टच है उसका जो बीच का हमको बेनिफिट मिल जाता है, उससे हम उससे बेटर और बेटर क्वालिटी देके अपने बिजनेस को गेन कर लेते हैं। ओके। तो वो हमको उतना दिक्कत नहीं जाती है। थोड़ी कॉस्टिंग कहीं ज़्यादा आती है, लेकिन धीरे धीरे जब पैकेट रिपीट आता है, ब्रांड वॉल्यूम आता है, तो वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाता है। ओके। हाँ, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपके ब्रांड की क्वालिटी बोलती है, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी 2 रुपये आपके जेब से ज़्यादा लिया जा सकता है। सही बात है। आप अभी सिर्फ जबलपुर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कहाँ कहाँ तक मेरा सेल होता है? जबलपुर तो है ही, बाहर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एमपी में लगभग 70-80% हमारा कवरेज है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा मेरा छत्तीसगढ़ माल जाता है, थोड़ा राजस्थान जाता है। आगे प्लानिंग में है कि पूरे देश के नक्शे में आपका सूर्या ब्रांड रहे। हाँ सर, तो आजकल जेप्टो, ब्लिंकिट और एक क्विक कॉमर्स का बहुत क्रेज चल रहा है। तो क्या 10 मिनट की डिलीवरी जो भी ट्रेडिशनल किराना स्टोर है उसको ख़त्म कर देगी, या किराना स्टोर को कोई नहीं तोड़ सकता? ये कोई किराने वाला पूछ रहा है या मेरा जो पॉडकास्ट ले रहा है वो पूछ रहा है? बात सही है। सभी को देखो, टाइम चेंज हो रहा है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये सोच के चलो कि हम उसको रोक देंगे, तो वो नहीं है। अब आपको उस चीज़ को कैसे विन करना है, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, वो आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको अपने रिलेशन कस्टमर से और डीप करना पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपनी सर्विस देना पड़ेगी। मतलब किराने वाले के ऊपर तो मुझे ये लगता है कि वो उतना एक्टिव रहेगा अगर, तो इस चीज़ को आराम से फेस कर लेगा। आप अगर किसी मोहल्ले में अपने किराने वाले के पास जा रहे हैं, ग्रॉसरी वाले का, अब उसके रिलेशन आपके कैसे हैं, कस्टमर से आपके रिलेशन कैसे हैं, तो वो एक बार सोचेगा यार वहाँ डीमार्ट वगैरह जाने में, ब्लिंकिट वगैरह जाने में, कहीं भी। लेकिन अगर उसके साथ आपके रिलेशन नहीं रहेंगे तो वो वहाँ जाके वो भी ले सकता है। और जेनजी चाहता कंफर्ट जोन। जेनजी का बस चले तो पानी भी उसको जो बोतल है उसमें भी पाइप लगा रहता है आजकल। पहले की बोतलों में ऐसे खोल के पी लेते थे, तो मतलब अब उसका बस चले पाइप आ गए। हाँ, तो अब चश्मे वाले आ गए। तो वो एक थोड़ी कंफर्टनेस ने वैसा किया है, लेकिन ब्लैक टी पे उसका इतना असर नहीं है।
लेकिन आने वाले समय में हर व्यापारी को अपने आप में अवेयर रहना पड़ेगा। मैं तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अपन सदर जाते हैं, वो पानी, नारियल पानी बिकता है, हाँ 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 12 ठेले लगे नारियल पानी के। हाँ 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 आप किसके यहाँ रुकते हो? आप उसका चेहरा ऐसे देखते हो जैसे उसकी बेटी से शादी करना हो। मतलब वो फेस साफ है कि नहीं उसका, वो मोबाइल तो नहीं देख रहा है, वो अच्छे से बैठा है कि नहीं, उसने वेलकम मतलब कोई ऐसा बैठा है, कोई गंदे तरीके से, किसी का बाल अच्छे नहीं। मतलब आप एक नारियल पानी एक 70 रुपये सबका रेट है, लेकिन उसको पीने के लिए भी आप इतना, अब किराने वाला पता चले नहा के नहीं आया, पता चले बाल गड़बड़ है, पता चले नीचे पहना ऊपर कुछ नहीं पहना, पता चले वो अपने लड़के को गाली बक रहा है, तो वो कस्टमर आज नहीं जेनजी चाहता है। उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, एक अच्छे कम शब्दों में काम की बातें चाहिए। तो वो चीज़ों को ध्यान रख के अगर करेगा व्यक्ति बिजनेस, तो ऑटोमेटिक वो विन कर सकता है, नहीं तो वो दिक्कत जाएगी। आपके बिजनेस में आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी हुई थी जिससे लाखों का नुकसान हो सकता था या हो गया था, एंड उससे आपने क्या सीखा? बाकी नुकसान वर्ड तो हम गिनते इसलिए नहीं है, वो तो सक्सेस का एक रास्ता है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर हम ये कहते हैं मार्केट में आप गए, अगर आप कहीं गए और गिर गए ज़मीन पे, तो भी खाली हाथ नहीं जाओगे। आप रेत अपनी डस्ट उसकी आपकी बॉडी में लग जाएगी, गिरोगे तो भी। तो हम व्यापारी बच्चे हैं, हम ये नेगेटिव हमारे में P&L नहीं बना, हमारे में लॉस को भी प्रॉफिट, फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट के उससे देखते हैं। नहीं, कहीं ऐसा कोई मूवमेंट हुआ हो, वो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, उससे लेसन लिया है, और वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए वो हमारे लिए एक लेसन ऐसा बन जाता है कि मार्केट करने में कई बार हम उधार कहीं देते हैं ऐसा, तो दिक्कत आती है। लेकिन भाई देखो, 6 बॉल है, अगर आप बल्ला नहीं घुमाओगे तो आउट नहीं होगे, लेकिन बल्ला नहीं घुमाओगे तो रन भी नहीं बनेंगे। तो आउट के डर से बल्ला नहीं घुमाना, ये मैं कहूँ, मतलब मैं इस मामले में अपने पिताजी को कहूँगा कि मतलब 20 साल की उम्र में भी उन्होंने, जैसे कोई बच्चे को धक्का दे देते हैं कि जाओ बेटा पानी में तैरो, हाथ पैर चलाओ, तो वैसे करके बिजनेस में उन्होंने जो मुझे छोड़ा, तो वो चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। और कोई भी लॉस में कहीं कोई गलतियों से भी उतना वैसा नहीं मुझे बोला गया, टोका गया कि जो और कोई करता। तो उस चीज़ को फिर हमने पॉजिटिव लेके बिजनेस में किया, और आज हमने फिर अपना ट्रेडिंग का व्यापार भी हमारा अच्छा बढ़ा है। तो वो थॉट से फिर वो आगे बढ़ा। अच्छा, फैमिली बिजनेस में जब रिश्तेदार और ऐसे प्रोफेशनल एम्प्लॉय साथ काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म और एम्प्लॉयज़ को साथ में रिलेशन कैसे लेके चलते हो? कशमकश रहता है, उसके बाद भी दोनों के बीच में कैसे बन जाए, कई बार बिजनेस सेक्रीफाइस करता है उस कारण। लेकिन कोशिश ये रहती है, अभी ये थॉट आने लगा जब से कंपनी बनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंपनी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपके किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो एक ग्रुप की है, और उसमें सारे लोगों का फ्यूचर जुड़ा रहता है। अगर हम किसी को इंडिविजुअल किसी के लिए सोचेंगे और अगर हम उसके कारण हमारी कंपनी के रिजल्ट सेक्रीफाइस करें, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सोच के थोड़ा सा कई बार हार्ड डिसीजन लेने की इच्छा होती है, और लेते हैं, उसका पनिशमेंट भी मिलता है, लोग नाराज़ होते हैं, फेस करते हैं। और उसके बाद भी मैं कहूँगा आपको लोगों को डील करने का वे आना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ जीवन में आपको हर जगह सब कुछ आ जाए, लेकिन आपको अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति करने की कला नहीं आई, तो वो उसका व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। आप कहीं भी, जैसे आपको छोड़ दिया गया, आप ट्रेन में जा रहे हैं, परहैप्स कोई सिचुएशन बनी, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बोला तुरंत बेटा जबलपुर आ जाओ, घर में पापा ने बोला है कुछ अर्जेंट काम है। अब आप बिना रिजर्वेशन आ रहे हो, तो आप टीसी से कैसे बात कर रहे हैं? वहाँ पे आपके स्किल्स टॉकिंग के आने लगते हैं। आप किस तरीके से चीज़ों को फेस करके आ रहे हैं, आपके पास पैसे कम पड़ गए कुछ, तो वो सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि हमको बात करने की जो 16 साल में 13 साल में गुंडों के बीच में जैसे वो बसंती आ गई ना, वैसे मुकादमगंज में छोटी उम्र में चले गए। तो वो सारी चीज़ें परसुमल, मतलब वो दादा वगैरह के साथ, तो वो सारी चीज़ें हमने फेस कर ली। तो उसके बीच में लोगों से बात करने का एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो उससे वो चीज़ें फेस करने की आदत हो गई। तो उस सिचुएशन को भी किस तरीके से डील करना है, थोड़ा
करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाती। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि बिजनेस में आपको कोई ऐसी घटना जिसके कारण एक अभी बात याद आ गई। मैं 16-17 साल की जब उम्र का था तो मेरे यहाँ एक सेल्समैन हुआ करता था। उसने मार्केट से कुछ पैसा बिना बिल के ले लिया। बिना बिल के मतलब उसमें बिल में नहीं लिखा और पैसा ले लिया। और उस समय मैं हिसाब देखता था। पापा अपना बीड़ी का व्यापार में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो चाय के व्यापार में थोड़ा वो मार्केट से ले आया। तो जब पापा ने उसको थोड़ा सा दम दी कि कहाँ कहाँ से पैसा लिया है और गुडविल ख़राब होती है, एक बार बैठ के लिस्ट बनवा। तो वो उसके साथ बैठा तो 3-4 पेज में लिस्ट बनी। तो 20,000 रुपये उसने मार्केट से ले लिए। और मेरी ख्याल सन 93 के 20,000 मतलब आज के 5 लाख रुपए हैं। हाँ, अच्छा, इस तरीके से है। तो वो पैसे उसने ले लिए। अब पिताजी बोले कि मैं भोजन करके आता हूँ, तुम लिस्ट बनवाओ। तो पिताजी ऊपर से भोजन करके आए और आए तो सीढ़ी पे उन्होंने पूछा उतरते कहाँ गया वो। मैंने कहा वो 20 रुपये लेके पेट्रोल भरवाने गया। तो उस समय वो आता था, रामायण आती थी। तो रावण कैसे हंसता जोर से, वैसे बहुत जोर से पिताजी हंसे। तो मैं समझा नहीं भाई, अब 16 साल की उम्र, बुद्धि मैं समझा नहीं क्यों हंस रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, मैंने वो 20 रुपये लेके पेट्रोल गया। फिर दोबारा दोहराया। कहते बेवकूफ़ वो आएगा क्या, जिसको मैंने अभी दम दिया, मारा पीटा, उससे लिखवाया, अब वो और तूने उसको 20 रुपये और दे दिए। अब मैं गाड़ी लेके पूरे पेट्रोल पंपों पे घूमता रहा और 1-1.5 घंटा घूमता रहा। उसके बाद रोते हुए मैं आ गया। उस दिन ये समझ में आई कि मतलब यार दुनिया वैसी नहीं है। फिर मैंने वो दहरी पे सोच लिया, पढ़ाई 10th में था शायद मैं, अब पढ़ाई बाद में, पहले मार्केट। और उस व्यक्ति की सफाई करने निकले मार्केट में, मतलब जहाँ जहाँ उसके लफड़े थे। हाँ, और वो हमने चालू करे दूर करने जब मार्केट। वो समय मतलब उसके 20,000 मेरे को आज अगर ये सूर्या ब्रांड पैदा हुआ है तो वो 20,000 रुपये की उसकी गलती से। तो वो गलतियाँ कहीं ना कहीं हमको भाई, हाँ, हमें कोई धक्का देगा ना तो भी हम ये खुश होंगे कि यार उसने धक्का दिया, मतलब मेरा भला छुपा है। तो वो थॉट में था। और वो चीज़ आज है, वो उधर से हम मार्केट करना चालू हुए। जब हमने ब्रांड निकाला तो क्वालिटी पे हमको वैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। हम टी टेस्टर खुद थे, हम बाहर के एक्सपर्ट भी आ रहे थे। तो उस समय भी धीरे धीरे फिर हम लोगों ने बाजार में हमारे रिलेशन थे, व्यक्ति हमको एक्सेप्ट करता था, व्यक्ति हमारी बात समझता था, ग्राहक हमें चाहता था, दुकानदार हमें पसंद करता था। तो वो चाय के पैकेट हमारे सेट होते गए। तो वो जो मार्केट हम 16 साल की उम्र में निकले, उससे वो ब्रांड समझो आज सूर्या की वहाँ से पूरा सेटअप चल रहा है। तो वो फ़ायदा, आपने जो गलती वाली बात कही, तो वो बंदा कभी मिला है आपको? वो ऐसे लोग लगता है कि मिल जाए तो उनको एक आध किलो मिठाई, शॉल, नारियल वगैरह देते। ऐसे लाइफ में ऐसे लेसन मिलते थे। हाँ, जिसने कभी बीड़ी में भी के टाइम पे भी एक सेल्समैन था, कंपनी पर्सन, वो कुछ कलाकारी कर रहा था। तो वो परिस्थितियाँ भी ऐसी पैदा होती, नहीं यार इधर से बाहर होना। सिगरेट के टाइम पे एक बार हुआ, घटना घटी। सिगरेट 4-5 ब्रांड थे। वो मैं पापा 2 महीने से बोले कि बंद करना है, लेकिन एक ब्रांड ख़त्म हो फिर परचेज़ कर लेंगे, अब ग्राहक का तो मेल, ग्राहक को तो चाहिए ना। तो पापा दोपहर में रेस्ट करने ऊपर गए, मैंने बाजू वाले के यहाँ पूरी सिगरेट भेज दी। अब वो आके एकदम फाइनल कर चुके थे, लेकिन क्या होता कई बार डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था। मतलब उस चीज़ आके ऐसा चेहरा लाल, मैंने कहा आज पड़ी। लेकिन मैंने जैसे ही बताया, वैसे डिसीजन हो चुका। तो अब वो, और फिर जाके वहाँ से सिगरेट बंद हुई। बीड़ी का जब हमने व्यापार बंद किया, मतलब जो हमारी कंपनी थी, हमने फैक्स किया, 11 महीने बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। 11 महीने तक वो वेट करते रहे कि आप ही काम करो, आप ही काम करो। और उसके बाद वो ये कह रहे थे जैसे आप किसी को भी नहीं, गोडाउन दे दो, एक बंदा भी हम अब रख लेंगे, आपको सिर्फ आपका नाम रहने दो और आपको 1-1.5 लाख रुपए महीना बचना है। हाँ, तो भी हमने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि हमें जब उसका पैसा लेने ही नहीं है, कि हमें अगर वो पैसा कमाने ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें थी। तो जब कुछ छोड़ते हैं ना,
बिना, तो दूसरी चीज़ पकड़ में भी आती है, तो वो वैसा एक भाग्य चला और सारी चीज़ें हो गई। सर आप ऐसे कौन से 3 लेसन्स देना चाहोगे जो कोई एमबीए कॉलेज में नहीं सिखा सकता, जो मार्केट में उतरेंगे तभी समझ में आएगा, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखे? मैं ये कहूँगा कि मार्केट में उतरने से आपको एक बार ये तो समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से लोगों को डील करना चाहिए। ये व्यक्ति को, मतलब लोग कह रहे हैं कि मार्केट में उतरना है, जीवन के हर मोड़ पे, चाहे तुमको अपनी वाइफ को डील करना हो, बच्चों को डील करना पड़ा, गर्लफ्रेंड को डील करना हो, तो भी आपको ये तरीके तो सीखना पड़ेंगे कि मार्केट में उतर के आपको, कि भाई आपको बात कैसे करना है, आपको सामने वाले की किस बात की, किस पिच का कैसा मतलब लेना है, कब उसकी बात से आप आउट हो सकते हैं, कब इन हो सकते हैं। मतलब तो ये चीज़ें मार्केट और रिलेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी है। मतलब रिलेशन की आप बखत लोग नहीं समझते हैं। लोग आज का जैन जी आपस में ही बात ना करें, पूरा सफ़र हो जाए, अरे माँ बाप से बात कर लें तो बहुत है, कई बच्चे तो ऐसे हैं। तो ओवरऑल अगर आपके रिलेशन किसी से भी डेवलप होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में ऑटोमेटिक गेन होते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस सीखने मिलता है। आज का व्यक्ति सोचता है मैं किताबों से सीख लूँगा, कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग होता है। मतलब हमारे बाल काले नहीं हैं, धूप के सफ़ेद हैं, तो उस तरीके से एक रिलेशन पे करें, एक आपको किस तरीके से बात करना है वो अभिव्यक्ति रखें, और एक बार बार अपना लक्ष्य अलग अलग ना करें। एक बार गोल बना लिया, कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप चौराहे पे खड़े हैं, हाँ। आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, मैं ये करूं वो करूं, तो मैं एक बात और कहता हूं, चल तो दो यार, हो सकता है ये तो पता चल जाएगा 4 में से ये वाला सफ़र सही था या गलत था। 25% तो आपके चांसेस है जीतने के। एक मेरे पास आया व्यक्ति, बोला 3 साल मैं हैदराबाद में रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या किया, तुम बताओ एक्सपीरियंस। अच्छा पढ़ा लिखा बंदा था। मैंने हर हफ्ते मैं जाता था और इंटरव्यू देने जाता था हर हफ्ते, और 3 साल मैंने जॉब सर्च करी। आज भी कोई बैंक में है, वो बैंक में कोई लिमिट वगैरह देखता है, बाकी 3 साल और कुछ नहीं किया। मैंने उससे कहा अगर एक चाय वाले की भी दुकान में तुम काम कर रहे होते ना तो आज 1.5-2 लाख रुपए के आदमी हो जाते हैं। तुमको उसकी सारी दुकान की सारी कलाएं आने लगती हैं। मतलब वो चीज़ें आज अगर यूथ के साथ सबसे ये और हर चीज़ में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब वो ठीक है सिचुएशन वैसी है, लेकिन हमारे समय में वैसा हम लोगों ने दौड़े हैं और वक्त ने साथ दिया है और जीते हैं। तो 3 चीज़ों पे ध्यान रखें, रिलेशन, गोल फिक्स रखें, और एक अपना मार्केट में अगर आपके बात करने की अभिव्यक्ति अच्छी है तो आप कहीं भी जीत सकते हैं। आपके पास हिंदी के शब्द नहीं रहते हैं, आप इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती है वो, तो वो चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है सर, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उधार, क्रेडिट मैनेजमेंट। तो रिटेलर्स के पास भी पैसे रुके रहते हैं, ठीक है, और धंधे में कहीं पैसे फंसे रहते हैं। तो आपने 32 साल के एक्सपीरियंस में क्या सीखा है, कैसे क्रेडिट कंट्रोल, उधार? ये अगर पूछ रहे हो तो मैं तो कहता हूँ उल्टी बात, नगद का व्यापार कच्चा, उधार का व्यापार सच्चा। आप कहोगे कैसी बात है भाई, नगद का व्यापार कितना, जितना तुम्हारी जेब में पैसा। अगर मैं आपके पास आया और मैंने कहा मुझे आप माल दे दो, मैंने 1 लाख रुपए निकाले, आपने माल दे दिया। अगर आप मुझे जानते हो और मैं अगर आपसे 1 करोड़ का माल मांगूंगा तो दे दोगे आप। तो आपको किसको उधार देना, ये सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब एक फिर आपने उधार वाली बात छेड़ दी। एक सन 2002 की बात, मैं लगभग 23-24 साल का होगा। एक व्यापारी के यहाँ हम गए, तो उसके यहाँ हमारा 20,000 रुपये के बिल लगे थे साहब। 20,000 रुपये के बिल लगे थे, और जब उसके यहाँ गए तो मेरे लिए कुर्सी उसने बाजू वाले घर से बुलाई, प्लास्टिक की। अच्छा। मेरी सुट्टी पुट्टी गोल और उसके घर का किराया 60 रुपये, और मेरे बिल कितने के 20,000 रुपये के। आप लोग क्या कहोगे, बेवकूफ़ी कहोगे। मैंने कहा यार कैसा काम चल रहा है,
लेकिन फिर थॉट थोड़ा सा अलग किया कि यार वो व्यक्ति में से 100-150 किलो चाय हर महीने ले रहा है, 150-200 किलो, और 10 रुपये किलो बच रहे हैं, 2000 रुपये होते हैं। एक साल और चल गया तो ये पैसा उसी का है। रिस्क लो। और अभी उसका 4-5 साल पहले उसके बेटे की शादी थी, मैंने अपनी कार भेजी उसके यहाँ कि मैंने कहा ये कार से तुम्हारा बेटा जाएगा। आज उसका खुद का घर है, आज भी उससे व्यापार हो रहा है। तो कई बार आपको व्यक्ति सेलेक्ट करना पड़ता है। भाई जैसे वो निशाना लगाते हैं ना, आप किसका निशाना सही जगह लग जाए। मेरे तो निशाने लगभग सही लगे हैं, कभी गलत हुए हैं तो उसको भी ये सोचा गया है कि सही लगाने के लिए गलत भी होना चाहिए। तो उस सोच के उधार व्यापार में ज़रूरी है। आप देखो EMI के बिना मोबाइल का बिजनेस देख लो, आप क्रेडिट कार्ड देख लो आप, तो आप ये सोच के चलोगे नहीं नगद का व्यापार ही करूँगा, तो वो चीज़ से तो आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन कैसे व्यापारियों से आप चेक्स वगैरह लेके प्लानिंग PDC वगैरह लेके वैसा करके प्लान करें, और इसमें आपका पुराना एक्सपीरियंस हो अगर, तो सबसे अच्छे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। हाँ। उसके बाद भी दिक्कत आती है, लेकिन रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर दिखता है, सूर्य हर घर में पहुंचना है, तो वो कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। ठीक है सर, तो आज के टाइम पे मार्केटिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। तो आप सूर्या गोल्ड टी की मार्केटिंग कैसे करते हो, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? एक ये लेके चलते हैं कि भाई ग्राहक को किस तरीके से ब्रांड नॉकअप में रहे, उसके दिमाग में रहे। ओके। हर जगह हमारा कवरेज पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, टीम पे काम करते हैं, तो उस तरीके से हर चैनल पे काम होता है। तो ऑटोमेटिक वो रिलेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट्स वगैरह हैं, रिटेलर मीट हैं, वो सारी चीज़ों के साथ रहते हैं मार्केट में। तो ऑटोमेटिक नया पैकेजिंग, नए जो चल रहे हैं सोशल मीडिया के, उन सब के माध्यम से भी, तो ओवरऑल हर दिशा में काम करते हैं, वो मार्केटिंग के वैसे रिजल्ट आ जाते हैं। और सबसे बड़ी मार्केटिंग हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो उस चीज़ का हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। सर कोई ऐसी आपकी बचपन की स्टोरी है या किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं जब बीच में एजुकेशन में 12th में गड़बड़ हो गई, तो मैं बाहर पढ़ने के लिए जाने लगा। और उस समय ऐसा लगा कि हम बाहर अच्छे से पढ़ के फिर आएंगे। तो पापा से बोला, उस समय पापा ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया, और बल्कि ये लाइन बोली डांटते हुए, अगर तुम जाओगे तो आज जहाँ पे बिजनेस है उससे पीछे मिलेगा तुमको, आगे नहीं मिलेगा। अच्छा। 5 साल बाद आओगे तो। और वो लाइन एक ये थी कि मुझे बाहर का पूरा समझो, एक ब्रिज पूरे टूट गए, अब कुछ भी नहीं है तेरे हाथ में, अब तुझे यही अच्छे से करना है। तो वो चीज़ एक अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने फिर अपने दूसरा गोल नहीं रखा, सिंगल गोल बिजनेस का रखा। तो एक ये चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे कहीं कोई पढ़ाई के या बाहर जाने का मौका नहीं मिलना है। तो फिर मैं अच्छे से सटा। और एक बार की बात है कि जब जैसे ही मार्केट जाना चालू किया, मैंने जिद करके 20 साल की उम्र में हीरो होंडा ली कि मुझे मार्केट जाना है। मैं एक अपने यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मझौली मार्केट गया, वहाँ पे एक व्यापारी के यहाँ गया। तो वो व्यापारी से जैसे ही बोला दिगंबर से आए हैं, मैंने कहा मैं माचिस देना है। तो उसने तुरंत, सबसे बड़ा व्यापारी था और किसी कीमत पे नहीं चाहिए, बात ही नहीं करना। जैसे आपके बारे में पता, जैसे आपके अपने पिताजी का नाम लें और कहीं कोई बोल दे उनके बेटे हो, मतलब ऐसा। हाँ, इस तरीके से वहाँ से आया हो। तो वो एक अब चेहरे की सुट्टी पुट्टी गोल अपनी कि, लेकिन हारे तो फिर अपन 15 मिनट जब उसके यहाँ पूरी ग्राहकी आउट हो गई, शांति से अपन किनारे खड़े रहे। फिर और 10-15 मिनट हो गए तो उसने कहा स्टूल पे बैठ जाओ। स्टूल पे बैठ गए। फिर जब पूरी शांति हो गई, आखिर क्या हो गया साहब, मतलब जानकारी तो पता चले, ऐसा कौन सा मेरे पिताजी दादाजी ने आपके साथ गलत काम कर दिया। हाँ मतलब, और सबसे बड़ा व्यापारी। फिर उसने बताया मारुति गाड़ी, मुझे याद नहीं कब आई जबलपुर में, 85-87 में जब भी मारुति गाड़ी आई, कहते जबलपुर शहर में 4 मारुति थी उस समय। ठीक है भाई, मैं उस मारुति से चलता था।
तुरंत उसने अपने हाथों की अंगूठियाँ दिखाई, ब्रेसलेट दिखाया, गले की मोटी चेन दिखाई। लगभग 1.5 किलो सोना मैं पहन के चलता हूँ। सिगरेट रजनीकांत स्टाइल से वो उस समय पी के भी दिखाई। हाँ, वो पीता, मतलब इस तरीके से मैं चलता हूँ, मतलब मैं ऐसा मालगुजार हूँ। और उसके बाद हुआ क्या ये तो बताओ भाई। कहते तुम्हारी शॉप पे गया मैंने तुम्हारे यहाँ विल सिगरेट के 8,000 रुपये दिए तुम्हारे दादाजी को। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? सिगरेट की पेटी आई और काउंटर पे रख दी गई। मैं मारुति से गया और तो मैंने कहा ऐसे गिन के पैसे दिए, ये पेटी गाड़ी में रखवा दो। तो दादाजी ने बोला कि सेठ काउंटर से माल बेचते हैं, ये पेटी आपको रखना पड़ेगी। अब यार दादाजी को तो नहीं पता था कि उनके नाती को गली गली जाके माल बेचना है, तो उनकी दादागिरी तो सही थी। तो मैंने कहा भाई साहब हो सकता है उस समय ट्रैफिक हो। तो उसने बताई सिर्फ 4 मारुति थी शहर में, पूरी रोड तुलाराम चौक खाली रहती थी उस समय। चलो ठीक, एक बार कोई लड़का नहीं, लड़का भी खड़ा था। अच्छा ठीक है, दुकान और पेटी की गाड़ी के बीच में 10 फुट की दूरी थी। कहते मैंने खुद पेटी रखी थी। अब मेरे तो अगर दादा आज रख लेते तो रखवा देते, तो मेरे को ये फिर मैंने कहा उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और सारे बहाने कोई नहीं चले, लेकिन मैं बैठा रहा और उनने फिर मुझे ऑर्डर दिया और फिर बोला भतीजे कोई भी मार्केट में माल ना ले, तुम मेरा नाम बताना वहाँ से, और मैं तुम बोलना इसने भेजा है और वो माल ना ले। और आज वो मार्केट मेरा सबसे अच्छा मार्केट है। लगभग महीने के मैं 40-50 हज़ार रुपये अर्न करता हूँ वहाँ से, सिर्फ एक छोटे से मार्केट से, और आज पूरा श्रेय उसको जाता है। तो ऐसी कुछ कहानियाँ थी जो जीवन में हमेशा सबक देती हैं। मैं एक और हर यूथ को कहूँगा, हर किसी को कहूँगा, कोई आप मुझे सुन के इंस्पायर हो रहा है ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन है, लेकिन आपने उसको जूम करके देखा नहीं। मतलब आपके एक ऐसे ही एक हॉस्टल में मैं बच्चे के साथ 6 साल का 10-11 साल का बच्चा था, उसके साथ लेटा था। मैंने उसका हाथ अपने बक्खे में रखा कि वो मम्मी पापा से दूर 8 दिन कैंप में आया था, तो वो रो रहा था। मतलब ऐसी उसको छोटा था, तो मैंने उससे ऐसी कुछ बातों में उसके घर की सिचुएशन पूछी। तो मैंने इतना ही पूछा तुम्हारे घर में कुछ स्ट्रगल है? उस 8-9 साल का बच्चा कहता बहुत स्ट्रगल है। उस बच्चे ने बोला, और जब उसने पूरी कहानी बताई, मैं घबरा गया सुन के। मतलब लोगों के आसपास बहुत दर्द है, तो उसको चीज़ों को देखने का वे थोड़ा सा चेंज करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले। सर आपके टाइम के चैलेंजेस और अभी 2026 के चैलेंजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज AI भी है, आज इंटरनेट भी है, सारी चीज़ें। तो अगर आप आज 20 साल के होते एंड आपके पास कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो आप कैसे स्टार्ट करते? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मार्केट जाता, लोगों मार्केट से सीखता, चीज़ों को समझता, और AI वगैरह इन सब की हेल्प से भी अपने मतलब प्रोडक्ट पे कहीं पहले जॉब करता। जैसे जो भी फील्ड चुनी, बिना आपको एक्सपीरियंस लिए काम नहीं करना है। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक मेरे पास अभी आया एक व्यक्ति, HDFC बैंक में था, अच्छी पोस्ट पे था। तो उसने कहा मुझे खुद का बिजनेस करना है यार, नौकरी में कहीं यहाँ भेज देते, कहीं वहाँ भेज देते हैं, और टेंशन बना रहता है, प्रेशर है। ठीक है, तो आप मुझे माल दे दो, मैं माल बेचूँ। मैंने नहीं, तुम्हें पहले 6-8 महीने जॉब, व्यक्ति अच्छा था, 6-8 महीने जॉब करना पड़ेगा। अब बोला हुआ उसको 4-6 महीने हो गए थे। उसका 20 मार्च को कॉल आता है कि भैया मैं कल से जॉब पे आ रहा हूँ आपके यहाँ। और कल से आ गया कोविड, 20 मार्च 2019 की है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे भाग्य खुले, तू आया अच्छे समय पे। वो आया, और कोविड के समय पे उसने 6-8 महीने इतनी मेहनत करी मेरे यहाँ, और आज बंदा मार्केट पे पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बोला किसको उधार देना, कैसा व्यापारी है, वो सारा नॉलेज आपको मार्केट से होगा, और वो सारा फ़ायदा मिला। और आज व्यक्ति खुद का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, महीने के 1-8 लाख रुपए कमा रहा है,
और मस्ती से 20-25 लाख 40-30 लाख रुपए उसने बना भी लिए और बड़ा खुश है वो। लेकिन उसने मतलब मार्केट से आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को से सीखना पड़ेगा। आप ये सोचो क्या आदमी सोचता है इतना इजी ऊपर ऊपर हो जाएगा चीज़ें। आपको आप चाहे ब्लिंकिट की कहानी देख लो, किसी की भी, इन लोगों ने फ्लोर पे काम किया है, 2-2 3-3 महीने प्रैक्टिकल किए हैं, अपने शरीर के पसीने को बहाया, कंफर्ट जोन को छोड़ा है, उसको जाके ये चीज़ें बनती है। नहीं तो वो मतलब आप आर्मी ट्रेनिंग जैसे होती है वैसे ही। मैं तो एक सेल्स के लिए एक बात कहता हूँ हमेशा, मूर्ति बनाते हुए आपने देखा होगा हमेशा, उसमें कैसे रंग दिए जाते हैं, कैसे उभार दिया जाता है, कहाँ से क्या आँखों के ऊपर के शेप देना, वैसे ही सेल्स है। अच्छा, मूर्ति बनाना कठिन है या सेल्स कठिन है, क्या है साहब? अगर बोलेंगे तो मूर्ति नहीं आती, हाँ, सेल्स मूर्ति, एक तो हाँ, एक चोट में कर सकता हूँ, एक चोट कर। हाँ। मैं इस पे उल्टा बात कहता हूँ। मूर्ति आप 100 बार में बना के तोड़ के 101 बार बना लोगे, क्योंकि आप पत्थर पे काम कर रहे हो, आप मिट्टी पे काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मेरे साथ एक बार मिसबिहेवियर कर दिया, मैं आपको खड़ा होना दूंगा। सेल्स इंसान पे होती है, उससे ज़्यादा बारीक काम है सेल्स। तो आप कभी भी एक और आप व्यापारियों के उससे बात करते, आप एक 6,000 रुपये का सफाई वाला आदमी भी आज के समय ट्रेनिंग लेता है, व्यापारी का बच्चा कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने, महीने का कमाने वाला आदमी का बेटा कहीं 50,000 रुपये की नौकरी करता है, तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उसको। किसी बड़ी कंपनी में जा रहा है, 1 महीने आर्टिकलशिप पे भेजेंगे, कहीं कुछ भेजेंगे, इंटर्नशिप कराएंगे। अपने यहाँ का बच्चा कुछ नहीं करेगा, और वो कुछ करके नहीं आया, और उसने आपके बिजनेस में फिर क्या करेगा? जो बाप ने की गलती वही करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको सीखने की आदत डालना चाहिए। और जो सेल्स इजी नहीं है, लेकिन इंसान पे काम करना, इसलिए बारीकी रखना पड़ेगा। दिल टूटा तो दर्द होगा। सर, तो दिगंबर सूर्या गोल्ड टी का अभी क्या टर्नओवर होगा पिछले साल का? अभी हमारा चाहे में 40 करोड़ का टर्नओवर है, ओके। और जो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है उसमें अप्रॉक्स 60 करोड़ का है, 40-60 का रेशो है। ओके, इस तरीके से है। मतलब और डे बाय डे 100 करोड़ का। हाँ, हमारा ओके। तो ट्रेडिंग का सर किस चीज़ का मतलब? ट्रेडिंग हमारा डेयरी प्रोडक्ट में, हमारे पास और भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने एक और बात कही थी कि भाई आप कैसे सीखते हैं क्या, तो जो हम कंपनियों के काम भी है ना हमारे पास, वो पहले से हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आप किसी भी की भी वर्किंग स्टाइल को देख के 2 चीज़ें होती हैं, आपको 2-3 चीज़ें होती हैं कैसे आदमी को, अगर आप में खुद में दिमाग हो या कोई दिमाग वाले के पीछे उसका अनुसरण कर लो आप। बिल्कुल सही। तो अपन में खुद में अगर जितना दिमाग है उतने से आ गए, और जो लोग सक्सेस हैं उनकी बात अपने अप्लाई की। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी बड़ी हमारे पास अमूल का काम है, नोवा का काम है, तो ये सारे प्रोडक्ट होने से हमारा सूर्या का ऑयल्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो कई और प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, काला नमक वगैरह भी हम निकाल रहे हैं। तो ये तरीके से हम अपने ब्रांड को भी धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं, और आगे प्लान है कि सूर्या एक बड़ा ब्रांड बन के आए, और सारे ग्राहकों का हमें सहयोग है, और सारे दुकानदार भाइयों का, तो आपका अपना बीच का ब्रांड एक अच्छी हाइट पे जाएगा। आप लोगों की शुभकामनाओं से। बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।